Jai Hind everyone. Dear students, today we are going to start a new chapter of class 9th of mathematics, chapter 14, statics. So you can see here, statics is the study of collection, organization, analysis and interpretation of data. जो स्टैटिक्स है वो डेटा की कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की स्टडी को स्टैटिक्स कहते हैं। अगर दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर डेटा मीन्स क्या, डेटा को अगर हम एक्सप्लेन करें, सो एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स. So when you collected all these informations with definite purpose, it becomes data. तो डेटा ये हो गया कि अगर आप सर कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो विथ डेफिनेट पर्पस, उस इंफॉर्मेशन का अगर कोई पर्पस है तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं. अच्छा, डेटा जो है विच इज़ कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेटा जो है वो लैटिन वर्ड डेटम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. और डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम. डेटा जो है डेटम का प्लूरल फॉर्म है. बेसिक मीनिंग अगर मैं बता दूं स्टैटिक्स के बारे में, तो स्टैटिक्स का बेसिक मीनिंग ये है कि किसी भी रॉ इन्फॉर्मेशंस को कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ टू सिस्टमैटिक मैनर, मीनिंगफुल मैनर. दिस इज द मेन फीचर ऑफ स्टैटिक्स कि कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन है रॉ इन्फॉर्मेशंस को कन्वर्ट करना यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. किस इंफॉर्मेशन में? यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही बेसिक मीनिंग है स्टैटिक्स का. मीनिंग यूज़फुल मैनर है ना, मीनिंगफुल मैनर. सो दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ स्टैटिक्स. आगे बात करेंगे सर स्टैटिक्स कैसे वर्क करता है. तो जैसे इसके फीचर्स आपने देख लिए, बस इन्हीं पे पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हम. स्टैटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको डेटा का, जो भी डेटा हम लेने वाले डेटा का पहले आपको कलेक्शन करना, कलेक्शन के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसका एनालिसिस, फिर उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन. दीज आर मेन फीचर्स. तो पहले कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे. सो डेटा को मेनली दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है. पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप डायरेक्टली कलेक्ट करते हो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से, किसी पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट उसी से कलेक्ट कर रहे हो तो वो प्राइमरी कहला जाता है. किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन थर्ड पर्सन से कलेक्ट करते हो आप, डायरेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन है कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड पर्सन, सो विच इज़ बिलोंग्स टू द सेकेंडरी डेटा. कलेक्शंस के बाद जो सेकेंड पार्ट है अगर हम उसकी बात करेंगे, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन और हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा. तो सेकेंड केस को डिस्कस कर लेते हैं. ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा जो आपने कलेक्ट तो कर लिया, इसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है. कि आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रेजेंट इट इन द मीनिंगफुल मैनर. जो हम प्रीवियस डिस्कस कर रहे थे कि उसे मीनिंगफुल मैनर में कैसे कन्वर्ट करना है. तो इसके टू वेज़ हैं. पहला आप देख सकते हो अनग्रुप डेटा. अगर आपके पास डेटा अनग्रुप फॉर्म पर है उसको कैसे प्रेजेंट करना है. अनग्रुप जैसा अभी डिस्कस हमने किया था कि जो डेटा रो फॉर्म पे है उसकी बात कर रहे थे. रो फॉर्म का डेटा मतलब जो डेटा आपने जैसा लिया, देयर इज़ नो चेंज द डेटा इन द सेम एज यू कलेक्टेड. जैसा मिला था वैसे ही डेटा आपने अरेंज कर दिया, उसको हम कहते हैं रो फॉर्म डेटा या अनग्रुप डेटा. जैसे एग्जांपल दिया गया है कि मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ संस्कृत टेस्ट आर. संस्कृत में कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, डेफिनेटली 55, 62 हैं. सो दीज आर मार्क्स विच इज़ आउट ऑफ 100 में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप देख सकते हो 55, 36, 95, 73. ये मार्क्स जैसे थे वैसे ही हमने रख दिए. इनको कहते हैं रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा. एक वर्ड यहाँ रेंज वर्ड यूज़ होता है. रेंज का मतलब होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट
जो भी डेटा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम रेंज कहते हैं। अब इस डेटा को अभी अनग्रुप फॉर्म पे है, और जब डेटा बहुत मिनिमम होता है तो यू कैन अरेंज डेटा इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म, जो कि डेफिनेटली इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस द डेटा, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट यही डेटा अगर लार्ज फॉर्म पे हो जाता है, लार्ज मैनर में, फॉर एग्जांपल कि अभी 10 स्टूडेंट्स का है, यही 20, 30, 40, 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट, 500, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा हो जाएगा। उसको आप अगर इस ऐसे लाइन के फॉर्म पे लिखो तो डेफिनेटली उसमें सबसे बड़ा डेटा, सबसे कम मार्क्स, सबसे लोवेस्ट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो जब डेटा एक लार्ज मैनर में हो जाता है तो उसे हम अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसे हम अनग्रुप्ड में किस तरीके से करते हैं, टैबुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख सकते हो नीचे। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है जब डेटा लार्ज मैनर में है और उसे सिस्टमेटिक फॉर्म पे अरेंज करना है, विच इज़ सो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। सो व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज़ लार्ज देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू टैबुलर फॉर्म। जब डेटा लार्ज स्केल में होता है, बड़े स्केल में डेटा होता है, उसे हम टैबुलर फॉर्म में कहते हैं और इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो अब दिमाग में आ रहा होगा सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब क्या, और ये वर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ। तो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम कम्स इन द टेबल। टेबल में कोई भी आइटम्स जितने बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कम्स इन द टेबल, वो जितने बार फ्रिक्वेंट हो रहा है तो उस डेटा की, उस पर्टिकुलर आइटम्स की वो फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो डेटा पहले अनग्रुप फॉर्म पे था, इससे डेफिनेटली हमें अनग्रुप से ग्रुप फॉर्म, एक लार्ज मैनर पे होता है, उससे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। तो ये देख सकते हैं आप कि सेकंड पैटर्न है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा जैसे नीचे की स्केल एक पर्टिकुलर टेबल्स दी गई है, तो टेबल में जो डेटा अरेंज किया जा रहा है, अगर इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, सो ये डेटा दिया गया है, ये कुछ बच्चों का मनी कंट्रीब्यूशंस का डेटा दिया गया है। सो मनी कंट्रीब्यूशन, मनी कंट्रीब्यूशन बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ के कुछ 40 स्टूडेंट्स का आपस में कुछ पिकनिक का प्लान बना के चलो कहीं पिकनिक चलते हैं, तो उन्हें आपस में कुछ मनी का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो अब डेफिनेटली अलग अलग बच्चे ने अपने अपने अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट किया, जो जितना दे सकता था। तो अब ये 40 स्टूडेंट्स का डेटा अगर एक साथ लिखा जाता, किसी ने 20 दिए, किसी ने 40 दिए, किसी ने 30 दिए, किसी ने 60, किसी ने 70, तो अगर एक लाइन पे इस तरीके से लिखते तो डेफिनेटली उसमें डेटा को एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता। उस डेटा को हमने टैबुलर फॉर्म पे अरेंज किया, और टैबुलर फॉर्म पे भी करने के लिए उसे हमने इस तरीके से उसकी क्लासेस बना दी। दीज आर कॉल्ड क्लासेस, और इनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। कि 20 से लेके 30, 20 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक कितने बच्चों ने जो है कंट्रीब्यूट किया, 5 स्टूडेंट्स ने। 30 से 40 8 स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया। 40 से 50 9 स्टूडेंट्स ने। 50 to 60 10 स्टूडेंट्स ने। 60 to 70 6 स्टूडेंट्स ने। और 70 to 80 2 स्टूडेंट्स ने। और यहाँ पे हमने टैली मार्क का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो। 5 के लिए हम यहाँ पे 4 लाइन और एक क्रॉस लाइन यूज़ करते हैं, तो 5 हो गया। 8 के लिए डेफिनेटली 5 + 3, तो दिस इज़ कॉल्ड टैली मार्क। तो डेफिनेटली हम क्लास 6 से टैली मार्क पढ़ रहे हैं, 6 7 से। अब जो क्लास हमने इस बार में डिस्कस किया है, क्लास को अगर हम एक बार समझ लें, क्लासेस का मतलब होता है एक ग्रुप डेटा को एक ग्रुप फॉर्म पे अरेंज कर देना, जहाँ पे हम एक मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कि यह इस पर्टिकुलर इस इंटरवल के बीच में यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे 20 to 30 हम बात करेंगे, एक क्लास ली गई है, इसका मतलब इसमें जिस बच्चे ने मिनिमम 20 रुपीज़ दिए हैं, तो 20 से लेकर 30 के बीच जितना भी कंट्रीब्यूशंस जो आएगा मनी का, वो इस पर्टिकुलर क्लास के बीच में आ जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल्स होता है। नीचे आप देख सकते हो एक्सप्लेन किया गया क्लास इंटरवल को। द ग्रुप यूज्ड टू क्लासीफाई द डेटा इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल। एक ग्रुप जो है, जो डेटा को क्लासीफाई करता है एक इंटरवल्स के फॉर्म पे, उसको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। जैसे 20 to 30 30 to 40 आर क्लास इंटरवल्स। अब इसी में जो डेटा क्लास, आप देखोगे क्लास इंटरवल्स में 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, एक मिनिमम होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यूज़ को हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट,
और जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। इसके बाद आगे एक वर्ड आता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जैसे आप 20 to 30, 30 to 40 देखोगे, सब हर एक नंबर्स के बीच में 10 का गैप है, तो इसका क्लास साइज कहला जाएगा, इस क्लास इंटरवल्स का हो जाएगा 10। सो क्लास साइज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। आगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और काम आने वाला है, इसको हम क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क कई बार जब डेटा बहुत लार्ज स्केल्स में होता है तो कैलकुलेशंस करने में काम आता है। क्लास मार्क का मतलब बेसिक होता है मिड पॉइंट। क्लास मार्क का बेसिक मीनिंग होता है मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स। और निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। क्लास मार्क होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमको क्लास मार्क मिल जाता है। तो डेटा को हमने पहले क्या किया, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद से हमने डेटा को हमने प्रेजेंट कर दिया, कैसे प्रेजेंट करना। अब प्रेजेंटेशंस का डेटा जो है उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी डेटा जो होगा दो फॉर्म पे हमने देखा हुआ है रिसेंटली, अभी ग्रुप और अनग्रुप फॉर्म पे। तो ग्रुप्ड डेटा है उसके दो पार्ट देखने को मिलते हैं। कुछ डेटा जो होता है, जैसे अभी आपने क्लासेस देखी ना, क्लास के दो पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला जो डेटा होता है फ्रिक्वेंसी, जिसमें डिसकंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है जो, और दूसरा होता है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स की हम बात करें कि डिसकंटिन्यूस का मतलब ये हो गया, जैसे मैं नीचे एग्जांपल ले लेता हूँ। एक नीचे लिखा मैंने डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस। एक एग्जांपल है, आप कुछ क्लासेस ले रहे हैं जहाँ 0 to 5, 5 के बाद 6 से लेकर 10th, फिर 11 से लेकर 15, फिर 16 से लेकर 20। तो आप यहाँ से देखोगे कि पहली क्लास का जो अपर क्लास लिमिट है और दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको 5 और 6। तो आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो 6 माइनस 5 करूँगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। कंटिन्यूस फॉर्म पे नहीं है ये। तो दिस पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स या डिसकंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसी को हम कंटिन्यूस फॉर्म पे करेंगे तो यू कैन कन्वर्ट लाइक दिस कि ये होगा 0 to 5, देन 5 to 10th। मतलब आप चेक करोगे कि पहले क्लास का अपर क्लास लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर क्लास लिमिट हमेशा सेम होगा। अगर दोनों सेम है तो ये कंटिन्यूस फॉर्म पे हो जाता है। अगर दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो 5 to 10, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 10 to 15 हो जाएगा, और 15 से अगेन स्टार्ट होगा, 15 to 20 हो गया। तो जो ग्रुप डेटा है उसके दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। देयर इज 2 टाइप्स, है ना, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। चलो आगे डेटा को देखते हैं। हमने प्रेजेंट कर दिया, अब डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना और किस तरीके से आगे प्रेजेंट करना। नेक्स्ट फॉर्म होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तो हमने डेटा को प्रेजेंट किया किस तरीके से, टैबुलर फॉर्म में। डेटा को और भी तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो टैबुलर फॉर्म से हम आते हैं, अब हमने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। ग्राफिकल मैनर को देखते हैं एक बार, ग्राफिकल कहाँ हेल्प करता है हमारी। ग्राफिकल में एक प्रॉपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है यहाँ पे, एज यू नो दो अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये कि डेफिनेटली कई बार एक सिंगल पिक्चर ना 1000 वर्ड से भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड, एक पिक्चर 1000 वर्ड से बेटर होती है। तो अभी हमने जो टैबुलर फॉर्म में डेटा किया उसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं, कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में करते हैं, तो डेटा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। ये हमारा टास्क है। क्लास 6 से हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि डेटा को हमने एक बार देखा, हमने इनिशियली बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, वहाँ एक पाई चार्ट यूज़ किया जाता, पिक्टोग्राफ आपने देखा पिक्चर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, पिक्टोग्राफ यूज़ करते थे, पाई चार्ट यूज़ करते थे। बार ग्राफ बहुत प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बार ग्राफ डेफिनेटली अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं, या 1-2 वर्ड्स में, अ ग्राफ अ डेटा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, इट्स कॉल्ड बार ग्राफ। कि जहाँ डेटा को बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बार्स विच इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं रिकॉल करूँ कि प्रीवियस क्लास में कुछ इस तरीके से होता था, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे बनाते थे हम लोग। ये एक्स हमने बना दिया और ये बना दिया वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन ले लिया हमने। तो जो डेटा होता था बार ग्राफ इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे। ये रेक्टेंगल ले लिया हमने।
दीज आर कॉल्ड बार्स। सो इसको तो द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स इज कॉल्ड बार ग्राफ, और बार्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ये थी कि जो भी बार्स यूज़ किए जाएंगे उनमें एक यूनिफॉर्म विथ होगी, यूनिफॉर्म विथ या यूनिफॉर्म थिकनेस भी इसमें लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म विथ और थिकनेस। हम ये बनाते थे तो इन बातों का ध्यान देते थे। यूनिफॉर्म विथ का मतलब कि जो भी विथ आप फॉर पर्टिकुलर बार्स की रखोगे वो सब में आपको सिमिलर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप इसकी विथ कुछ भी और इसको ज़्यादा वाइड कर दो, किसी दूसरे को ज़्यादा वाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं, सबको आपको सिमिलर विथ के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ कि बार्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड, बार्स शुड बी इन यूनिफॉर्म विथ, ठीक है। थर्ड, ईच बार्स हैव इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, हर बार्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये गैप आप देख रहे हो, इक्वल स्पेसिंग, इनके बीच में हमेशा स्पेस जो होना चाहिए वो इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो द बार्स हैव अ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, बार्स के बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए। एक्स एक्सिस जो होता था वो हमेशा रिप्रेजेंट करता था डेटा को, नंबर ऑफ आइटम्स को, डेटा या नेम ऑफ द आइटम्स कह सकते हैं, या कई बार क्लासेस को आगे देखें तो क्लासेस को भी रिप्रेजेंट करेगा, नेम ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑलवेज वाई जो एक्सेस है वो रिप्रेजेंट करता था फ्रीक्वेंसीज को, जो भी डेटा की फ्रीक्वेंसी होगी उसको वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करता था। आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ को। तो एक एग्जांपल दिया गया है, रिप्रेजेंट एन एवरेज रेनफॉल ऑफ नेपाल फॉर फर्स्ट 6 मंथ इन ईयर 2014 का दिया गया डेटा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का दिया गया, एवरेज रेनफॉल दिया गया 45 में mm, ये डेटा है इन mm में, मिलीमीटर्स में, 45 mm, 65 mm, 40 mm, 60 mm, 75 mm और 30 mm। अब जो प्रीवियस हमने डिस्कस किए एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो, ये बार ग्राफ बना हुआ है जहाँ पे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है नेम ऑफ द मंथ से, तो ये ऑल आर नेम ऑफ द मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। और वाई एक्सिस जो मैंने प्रीवियस डिस्कस किया कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी से, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। बार्स आप देख सकते हो, ईच बार्स हैव अ यूनिफॉर्म विथ और बिटवीन इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस जो है इक्वल दिख रहा होगा आपको। डेटा जैसा है वैसे लिखते हैं, जनवरी में 45 mm जो है रेन हुई है, रेनफॉल, तो डेफिनेटली दिस इज़ 45। फेब में आप देख सकते हो 65, तो ये 65, मार्च 40, तो जहाँ 40 आप डेटा देखोगे 40 के सामने इसको हम लेके जाएंगे, दिस इज़ 40। अप्रैल में 60 mm रेन हुई है, तो ये 60 के सामने आप बार्स की जो लेंथ होगी है ना, वी कैन से लेंथ ऑफ द बार डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर मंथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रखते हैं। ब्रेथ तो यूनिफॉर्म रखते हैं लेकिन लेंथ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं। मई 75, तो ये 75 देख सकते हो आप, और जून जो 30, तो ये 30 हो गया। इस तरीके से हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान देंगे, इसमें हम एक स्केल भी हमको डिसाइड करनी होती है। स्केल आप जैसे आप इस पर्टिकुलर बार ग्राफ में देखेंगे, स्केल आप डिफाइन करो किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो आप देखोगे जैसे स्केल यहाँ पे लिखी कि हर 1 सेंटीमीटर जो होती है 1 सेंटीमीटर्स को आप कितने यूनिट्स में डिफाइन करते हो, तो यहाँ देखोगे बीच में हर फ्रीक्वेंसी में 10-10 का गैप लिया गया है, तो इसकी स्केल हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट, 1 स्केल इक्वल्स टू 10 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये बार ग्राफ हो गया, और भी कई तरीके हमने डिस्कस किए थे इसके अलावा। सेकेंड जो टाइप्स है टू रिप्रेजेंट द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म विच इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम भी हमने प्रीवियस क्लास 8th में डिस्कस किया हुआ है कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। सो दैट्स वाई यहाँ लिखा होगा इट इज़ लाइक द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ के जैसे ही है, बस डिफरेंस ये है कि पहली चीज़ कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस है कि जब हम बार ग्राफ देख रहे थे तो यहाँ पे बार्स के बीच में गैप आपको दिख रहा होता, हमने जब इक्वल स्पेसिंग की बात की थी। हिस्टोग्राम में हम बात करते हैं कि देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द बार, देयर इज़ नो स्पेस, नो स्पेस बिटवीन बार्स। तो यहाँ बार्स के बीच में कोई भी गैप आपको नहीं दिखता है, तो ये मेन डिफरेंस है। और नहीं दिखता है क्यों? क्योंकि बार ग्राफ को हम जब यूज़ करते हैं तो हम डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि ग्रुप डेटा को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस को हम बार ग्राफ से दिखाते हैं, जब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल की यूज़ करते हैं उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। बाकी पैटर्न एज इट इज़ है, आप देख सकते हो। एक नीचे एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे हिस्टोग्राम का डेटा लिया गया कि ये डेली बेसिस अर्निंग का डेटा है रुपीज़ में, और नंबर ऑफ़ स्टोर्स, नंबर ऑफ़ स्टोर्स की डेली बेसिक अर्निंग कितनी है। सो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूस फॉर्म पे 700 to 750। अब नेक्स्ट 750 से स्टार्ट होगा 800, नेक्स्ट 800 से स्टार्ट होगा 850 तक, फिर नेक्स्ट 850 से स्टार्ट होगा। इन सब की फ्रिक्वेंसीज दी गई है कि 700 to 750 रुपीज़ जो है ये 6 स्टोर की अर्निंग है, ये 9 स्टोर की अर्निंग है, ये 2 स्टोर की अर्निंग है, ये 7 की, 11 की, 5 की। अब डेटा एज इट इज़ जैसा बार ग्राफ बनाते हैं वैसे स्केल डिसाइड करेंगे आप। तो स्केल्स जब हम डिसाइड करते हैं, यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही होगी अगर आप पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे। पिक्चर्स में एक ये कुछ जिगजैग, यहाँ पे जिगजैग टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये बार ग्राफ में भी देखने को मिलेगा आपको। तो क्या होता है कि जब आप जब आप स्केल डिसाइड कर रहे हैं, तो जब आपने यहाँ पे स्केल डिसाइड किया, फॉर मैं एक्स एक्सेस की बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए हम, चूँकि एक्स और एक्सेस दोनों के लिए हम स्केल डिसाइड करेंगे। एक्स एक्सेस में आप ध्यान से देखना चाहोगे तो जो इनने डिफरेंस लिया हुआ है 700 to 750, 750 to 800, 850 to 900, 900 to 900, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 यूनिट्स लिया हुआ है। सबके बीच में 50-50 का गैप देख पा रहे हो आप एक्स एक्सेस में। लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि 700 से लेकर और 1000 तक ईच जो इंटरवल्स के बीच में आपको 50-50 का गैप दिख रहा है, लेकिन 0 to 700 ये गैप बहुत मैक्सिमम है। ये गैप आपको वो इक्वल गैप देखने को नहीं मिल रहा जो 700 के बाद है। तो जब भी ऐसा होता है कि आपको ऐसा डेटा देखने को मिलता है जो डायरेक्ट 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, और 0 से फर्स्ट जो आपका क्लासेस है उसका डिफरेंस और बाकी का डिफरेंस अगर अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हम डिसकंटिन्यूस फॉर्म दिखाने के लिए जिगजैग पैटर्न का यूज़ करते हैं, जिसको हम किंक कहते हैं। ये एक्सप्लेन फॉर दिस किंक, जब भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हम इस किंक का यूज़ करेंगे, इस जिगजैग मैनर का यूज़ करते हैं। जब भी कोई भी डेटा 0 से ना स्टार्ट होकर आगे किसी नंबर से स्टार्ट होता है, तो ऑलवेज वी यूज़ दिस किंक, दिस पर्टिकुलर जिगजैग पैटर्न विच एक्सप्लेन दी which particular explain the discontinuous data between discontinuous the intervals between the 0 to first class intervals, okay। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज़ सेम। एक्स को स्केल आपने ये ले ली, वाई स्केल आप देखोगे, वाई में स्केल देखने में आपको बोला 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। सो वाई एक्सिस की आप स्केल लिखते हो, यहाँ पे वाई की स्केल जो है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट, चूँकि 2 का गैप देखने को मिल रहा है। अब बस आप नीचे यहाँ पे डेली अर्निंग्स को लेते हैं एक्स एक्सिस में, वाई में नंबर ऑफ स्टोर्स को लेते हैं। तो पहला 700 to 750 फर्स्ट इंटरवल्स को आप देखोगे, 700 to 750, तो नंबर ऑफ स्टोर्स यहाँ दिए गए हैं 5, नंबर ऑफ स्टोर 6 दिए गए हैं, तो देखो 6 के सामने आपने लेके गए। अब वहीं से सेकंड जो स्टार्ट होता है 750 to 800,
विच इज़ 9। तो बिल्कुल आप इसी से कनेक्ट, चूँकि नेक्स्ट क्लास नंबर स्टार्ट हो रहा है 750 से, इसलिए बीच में कोई गैप देखने को आपको नहीं मिल रहा है, इनके बीच में ये आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो 750 से 800, सो डेफिनेटली अप्रॉक्स 9 यहाँ पे आ जाएगा। 800 टू 852, तो ये 2 के सामने आ गया। 850 से लेकर 900 आप देखोगे 7 देख पा रहे होंगे, तो ये हमने अप्रॉक्स 7 के आसपास इसको कनेक्ट कर दिया। 900 से 950 को आप देखोगे तो 11 है आपका, तो डेफिनेटली 11 के सामने, तो 10 और 12 के बीच में 11, अप्रॉक्स 11 ले लिया यहाँ पे हमने। 950 से 1000 तो आपने विच इज़ 5, तो 4 6 के बीच में आपने 5 से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से जो रिजल्टिंग फॉर्म मिला विच इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो डिस्कस हमने कर लिया कि सर बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में मेन डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो होता है इनके बीच की स्पेस को। डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के लिए बार ग्राफ का यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम का। एक और नेक्स्ट पैटर्न है, उसको भी देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विच इज द टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ। 8th क्लास में लाइन ग्राफ की हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है हमारा लाइन ग्राफ का ही पैटर्न है, विच इज़ टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ को और थोड़ा स्पेसिफिक डिफाइन करेंगे, तो द टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ वेयर द क्लास फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द क्लास मिड पॉइंट्स। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो किस चीज़ की अगेंस्ट प्लॉट करती हैं? क्लास मिड पॉइंट्स के बारे में। एंड द पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय अ लाइन सेगमेंट क्रिएटिंग अ कर्व। जैसे आप नीचे देख सकते हो, ये इसको हम एक्सप्लेन करें, आपके सामने नीचे जो रिजल्ट बना हुआ है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो मैंने क्या बोला था सर? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ so where the class frequency is plotted against the midpoint, against the class midpoint। तो हिस्टोग्राम्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो भी क्लास इंटरवल लिया जाता है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट से एक जो कर्व मिलता है उस कर्व को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम। तो यहाँ पहला एग्जांपल हमने लिया है विद दी हिस्टोग्राम्स, कि आपके सामने एक हिस्टोग्राम आपको चाहिए, फिर देन ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ अ बार लाइन सेगमेंट। तो आपने क्या किया कि जितने हिस्टोग्राम्स में जो बार्स दिए गए थे, आपने इन बार्स को आप यूज़ करते हैं किस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे कि इनके मिड पॉइंट्स को, जो भी बार्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को आप नंबरिंग दे पा रहे हैं, आप BCD, और इनको लाइन सेगमेंट की हेल्प से आपने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। एंड फिगर शो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमने इन पॉइंट्स पे कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो हिस्टोग्राम्स नहीं थे, बार्स नहीं थे, तो इनको समझना है। थर्ड पॉइंट को आप ध्यान से देखोगे, द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट बार इज़ टू बी ज्वाइंट। फर्स्ट जो बार आपका पहला जो हिस्टोग्राम है, पहले बार का जो मिड पॉइंट उसको ज्वाइन करना विद दी मिड पॉइंट ऑफ इमेजिनरी इंटरवल्स ऑफ द एक्स एक्सिस। इमेजरी इंटरवल्स का मतलब ये है कि अगर आप इनके बीच में देख पा रहे हो जो गैप देखने को मिल रहा है कि 140 से 145, 145 से 50, 50 से 55, हर एक नंबर्स के बीच में 5 का गैप है। तो आपको सोचना है कि अगर 140 से नेक्स्ट 145 आता है, 145 से नेक्स्ट 150 आता है, तो 140 के पहले क्या आएगा इसी 5 के डिफरेंस में। तो 140 से 5 माइनस करते हो आप, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? 135। तो 135 गिवन नहीं है, क्योंकि वो ओपन ना रहे। ऐसे में देखो, अगर हम सीधे B से और E तक कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप देख पा रहे होगे जो कर्व होगा वो ओपन कर्व हो जाएगा। क्लोज करने के लिए हमको एक यहाँ पे क्या चाहिए? इमेजिनरी क्लास इंटरवल चाहिए, जो कि इसी सेम क्लास साइज़ का होना चाहिए, सेम इंटरवल्स होना चाहिए। तो 140 से -5 कर दे तो 135 आता, तो 135 एक आगे यहाँ पर ले लेते हैं। सेम पैटर्न आगे लेते हैं कि हमारा लास्ट इंटरवल्स अगर यहाँ पे जा रहा है आपका 175 जाता है, उससे नेक्स्ट हमने क्या ले लिया? 180। और अगर यहाँ पे और मेंशन करना हो तो नेक्स्ट हम इंटरवल यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 185 भी ले सकते थे। तो इनके मिड पॉइंट्स को 135 और 140 के जो मिड पॉइंट्स होगा वहाँ
पॉइंट हमने ए ले लिया, और 180 और 185 का मिड पॉइंट जो होता है उसको हमने एफ ले लिया और उनको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। जब हम उनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमें एक क्लोज्ड पॉलीगॉन्स का मतलब समझ में आ रहा है ना कि दिस शुड बी अ क्लोज फिगर। पहले तो उसे क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज फिगर होगा तब तो वो पॉलीगॉन के फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड और सेकंड एंड को हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं विथ मिड पॉइंट्स ऑफ इमेजिनरी क्लास इंटरवल्स। तो हम एक कंप्लीट फॉर्म पे द मिड पॉइंट ऑफ लास्ट बार ऑल्सो लिखा, लास्ट इसको डिस्कस करोगे, लास्ट बार इज टू बी ज्वाइन विद द मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, जो भी नेक्स्ट क्लास इंटरवल्स हो उससे ज्वाइन करते हैं। तो पहला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप देख पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, ओके, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इसके बाद अगर हम एक दूसरा भी तरीका है टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। नीचे आप देख सकते हो कि वी नीड टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी polygon without drawing a histogram, then first we need to calculate class mark of each interval. These point will make the frequency polygon. तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है कि ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, एक ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। तो जब विदाउट की बात होती है तो उसके लिए हमें जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, क्लास दी गई, उसका हमें क्लास मार्क निकालना होता है, जो क्लास मार्क हम प्रीवियसली देख चुके हैं। तो जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पे ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ अ सिटी इन विच द फॉलोइंग वीकली ऑब्जर्वेशंस वर मेड इन अ सिटी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विदाउट हिस्टोग्राम। तो जो क्लासेस दी गई हैं वो डिफाइन कर रही हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रही है नंबर ऑफ वीक्स को, नंबर ऑफ वीक्स कि इस क्लास इंटरवल्स में नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे, 5, 140 से 150 तक नंबर ऑफ वीक्स 5, 150 टू 160 नंबर ऑफ वीक्स 10, 160 टू 170 नंबर ऑफ वीक्स 20, 170 टू 180 नंबर ऑफ वीक्स 9, 180 टू 190 नंबर ऑफ वीक्स 6, और 190 टू 200 नंबर ऑफ वीक्स 2। तो जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया हमने कि इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क। और क्लास मार्क अब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि क्लास मार्क विच इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क को हम डिफाइन करते हैं, क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो एक निकाल के दिखा सकता हूँ मैं कि आपके सामने जैसे 140 150 है, तो आप 145 कैसे मिला होगा, 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2। इनका आप अगर सम करोगे तो सम आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सम 290 कर लेंगे आप, मिल जाएगा आपको ये 0, ऐसे कर सकते हैं 0 0 5 प्लस 4 9 1 1 2, 290 अपॉन 2 करेंगे तो आप जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 145। जो फर्स्ट नंबर आपको 145 मिला है बाय दिस मेथड। फर्दर ऑल दिस क्लास मार्क यू कैन फाइंड आउट बाय द सेम मेथड। 155 150 टू 160 का क्लास मार्क, मिड पॉइंट्स कह सकते हैं, क्लास मार्क 155, नेक्स्ट क्लासेस का 165 175 185 195। तो जब आप विदाउट हिस्टोग्राम्स का यूज़ किए फाइंड आउट करते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क निकालने के बाद जो सेकेंड पॉइंट हमारा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल, जो हमने कर लिया है।
सेकेंड स्टेप कहता है टेक द सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट द क्लास मार्क ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे देखेंगे, तो एक्स एक्सिस के लिए हमें सुटेबल स्केल्स लेनी है। टेक द सुटेबल स्केल्स रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाई एक्सिस, जो हमने प्रीवियस भी किया हुआ बार ग्राफ में अभी, कि एक्स एक्सिस का भी हमें सुटेबल स्केल्स लेना है और वाई एक्सिस का भी लेना है। फोर्थ स्टेप कहता है टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी विल ज्वाइन इट विथ एक्स एक्सिस बिफोर द फर्स्ट क्लास एंड आफ्टर द लास्ट क्लास इंटरवल। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को क्लोज करना होता है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास इंटरवल, लास्ट क्लास इंटरवल्स को हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हम किस तरीके से देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द एग्जाम्पल। ये हमने क्या डिस्कस किया, जो आपका क्लास मार्क दिया गया है, पहला स्टेप था। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स और एक्सिस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये आपका एक्स एक्सिस एक्सप्लेन करता है, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। फिर हमने कहा स्केल चूज़ करनी है आपको, सो देन यू हैव टू चूज़ द स्केल। सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्केल फॉर एक्स एक्सिस और स्केल फॉर वाई एक्सिस। इस तरीके से एक्स एक्सिस में आप ध्यान से देखोगे कि जो गैप दिया गया 135 से 145, 145 से 155, 155 से 165, तो डेफिनेटली 10-10 का गैप दिया गया है। सो यू कैन राइट हियर द स्केल विच इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। फिर वाई एक्सिस में देखेंगे जो गैप है विच इज़ 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 6, सॉरी 4 टू 6, 6 टू 8, 8 टू 2 गैप है, +2 सो यू कैन राइट हियर कि 1 सेंटीमीटर इसको टू हो जाएगा 2 यूनिट। तो देन यू हैव टू चूज़ द स्केल। स्केल्स के बाद हम क्लास मार्क को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। क्लास मार्क और उसके सामने फ्रिक्वेंसी 145, दिस इज़ 145। फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी 5 दी गई, तो डेफिनेटली ये 5 के आसपास आपने ये पॉइंट रख दिया। फिर 155 फ्रीक्वेंसी 10, तो 155 के सामने आपने फ्रीक्वेंसी को 10 रख दिया, दिस इज योर 10। 165 फ्रीक्वेंसी 20, 160 फ्रीक्वेंसी 20 है, दिस इज योर 20। एंड 175 फ्रीक्वेंसी 9, तो 170 के सामने फ्रीक्वेंसी हमारी ये 9 हो गई। 185 फ्रीक्वेंसी 6, तो 185 और के सामने इसको हमने 6 के सामने पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। एंड 195 फ्रीक्वेंसी 2, तो 190 के सामने हमने 2 के प्लेसेस पे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। इनको नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको पॉइंट बी सी डी ई एफ जी। इसके बाद जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि जब हमारा जो फर्स्ट मिड पॉइंट्स होता है उसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो कहाँ पर कि नॉर्मली हमारा क्लास मार्क 145 से स्टार्ट हुआ था, तो इमेजिनरी इसको हम कहते हैं 135 जो है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी क्लास इंटरवल्स या इमेजिनरी क्लास मार्क। इमेजिनरी 145 से 10-10 का गैप है, तो ये 10 का गैप प्रीवियस जाएंगे इसके पहले, तो 145 के पहले 10 गैप में कौन सा नंबर आएगा विच इज़ 135। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पॉलीगॉन्स फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन्स में क्लोज, चूँकि जब तक क्लोज नहीं होगा वो पॉलीगॉन्स कैसे कहलाए। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है, अ क्लोज फिगर विच इज़ मेड अप फ्रॉम लाइन सेगमेंट ओनली, सो फॉर बीइंग अ पॉलीगॉन इट मस्ट बी क्लोज्ड। सो डेफिनेटली आपको बी जो पॉइंट है उसको आपको एक्सटेंड आगे करके और एक्स एक्सेस पे आपको इस तरीके से पॉइंट ए रखकर ए पॉइंट्स कहाँ पे लोगे आप, इमेजनरी क्लास मार्क पे लोगे, जो जस्ट उतने ही सेम डिस्टेंस पर होगा, इक्वल स्पेस पर होगा। इसको आप ज्वाइन कर देते हैं। सेम केस आपको करना है लास्ट इंटरवल के पास भी, कि लास्ट पॉइंट जो आपने लिया हुआ है वहाँ पे भी आपको 205 जो है 215 ऑल आर अगेन इमेजनरी क्लास मार्क। यहाँ आपने पॉइंट एच ले लिया, डेफिनेटली ये गिवन नहीं है, इसको इमेजनरी पॉइंट्स पे आपको लेना ताकि वो क्लोज कर सकें। फिर इस तरीके से सारे पॉइंट्स को हम अरेंज करेंगे कि ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच को ज्वाइन करेंगे। तो रिजल्टेंट जो फिगर बनेगा दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
Understood? So this is the frequency polygon which we created without using the histogram. हिस्टोग्राम का यूज़ किए बगैर, पहले हमने देखा था विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, नाउ वी डिस्कस विदाउट हिस्टोग्राम. ठीक है. आई होप you enjoyed all these things, all the informations करेक्टली. आप सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर पाए होंगे. शायद वीडियोज़ आपको चैप्टर 14 स्टैटिक्स को पढ़ने में, समझने में हेल्प करे. और नेक्स्ट फिर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे. थैंक यू एवरीवन.